दोस्तों, समाज की नजरों में पुष्पिता एक बहुत ही शरीफ और सभ्य लड़की है, लेकिन इस अच्छी लड़की के मुखौटे के पीछे वो एक गंदा काम करती थी। वो प्राइवेट ऐप पर शरीर दिखाकर पैसा कमाती थी। हालांकि वो ये काम अपना चेहरा छुपाकर करती थी ताकि कोई भी उसके इस बुरे काम को पकड़ ना पाए। लेकिन परेशानी तब होती है जब एक दिन उसका चेहरा कैमरे के सामने आ जाता है और एक आदमी उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और इसी मुसीबत से बचने के लिए वो और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर क्या क्या नाटक करते हैं और इस नाटक का आखिरी नतीजा क्या होता है, वही हम देखेंगे आज की कहानी दिलखुश में, जहां पुष्पा की तरह कई और लड़कियों की जिंदगी की कहानियां दिखाई गई हैं। तो चलिए अब और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में दिलखुश नाम का एक ऐप हमसे कुछ बातें करता है। वो कहता है कि प्यार का कोई एल्गोरिदम नहीं होता, लेकिन मेरे मामले में ये लागू नहीं होता। मेरा काम ही है प्यार करने वाले लोगों को मिलाना, और ये मैं बहुत दिनों से काफी अच्छे से करता आ रहा हूँ। इसलिए मैं पिछले 6 महीनों से टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ। हमारे कोलकाता के लोग भले ही बहुत शांत हैं, लेकिन यहाँ प्यार का कैसा ज्वार है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो इसके बाद ही दिलखुश ऐप हमें इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलवाता है। सबसे पहले तृषा भट्टाचार्य को दिखाया जाता है। तृषा की सुबह सोशल मीडिया से ही शुरू होती है। वो पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं वो सब गिनती रहती है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। उसकी माँ एक मशहूर अभिनेत्री है, इसलिए काम में बिजी होने के कारण उसकी माँ उसे ज्यादा समय नहीं दे पाती। तृषा सोशल मीडिया पर बहुत ही खुश दिखती है, लेकिन असल जिंदगी बिल्कुल उसके विपरीत है। हाई स्कूल में उसके पहले प्यार की नाकामी और उसकी माँ के साथ बढ़ती दूरी ने उसे बहुत ही अकेला कर दिया है। इसलिए ये दिलखुश ऐप पर अपने हमसफर को ढूंढती है। इसके बाद बोधिसत्य बागची यानी बोधि को दिखाया जाता है। उसने गिनी पिग के दिल पर ही PhD की है और इसके बाद वो डॉक्टरेट भी करना चाहता है। हाल ही में उसका 5 साल का रिश्ता खत्म हुआ है, इसलिए वो भी अपने हमसफर को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। वो भी चाहता है कि उसके पास प्यार करने वाला कोई इंसान हो। तो इसके बाद ऋषि कुंडू को दिखाया जाता है। वो टूरिज्म, साइबर कैफे और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी कम नहीं है। उसकी शादीशुदा बीवी उसे छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई है, और वो सिर्फ भागकर ही शांत नहीं हुई है। अब उसकी पत्नी तलाक के लिए उससे बहुत ज्यादा पैसों की मांग भी कर रही है। इसी वजह से वो मजबूर होकर अब नाइट ड्यूटी करता है ताकि उसे घर न जाना पड़े। इसके बाद शन्नल परिवार की लड़की पुष्पिता शन्नल को दिखाया जाता है। उसका परिवार ज्वेलरी का बिजनेस करता है। पुष्पिता सबके सामने हंसती खुश रहती है, लेकिन दिल के अंदर वो बहुत ही अकेली है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और बिजनेस की वजह से उसके पिता उसे बिल्कुल भी समय नहीं देते। इसलिए अकेलेपन की बीमारी ने उसे भी घेर लिया है। वो हमेशा अकेली रहती है, इसलिए उसने इस बीमारी के दर्द निवारक के रूप में ओनली नॉटी वेबकैम साइट के सारे गंदे कमेंट्स को चुना है। इसके बाद स्टेज पर धूम मचाने वाले विलन शक्ति कुमार को दिखाया जाता है, लेकिन बैक स्टेज में वो बहुत ही उदास बैठा रहता है, क्योंकि मन ही मन वो आज भी अपने पहले खोए हुए प्यार को ढूंढता है। शक्ति कुमार के बाद डॉली दास को दिखाया जाता है। वो एक किचन चलाती है जिसका नाम पुतुल की रसोई है। वो बहुत ही मजेदार इंसान है। वो खाना भी अच्छा बनाती है और मजाक भी अच्छा करती है। वो इस मोहल्ले में अपनी मजाकिया अंदाज के लिए बहुत ही मशहूर है। सब लोग उसे काफी पसंद करते हैं, लेकिन बाहर से उसे देखकर भले ही वो बहुत ही खुश दिखती हो, लेकिन मन के अंदर की हालत बिल्कुल वैसी नहीं है। वो अंदर से बहुत अकेली है। उसका पति उसे बहुत साल पहले छोड़कर चला गया था। तब से लेकर अब तक उसने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला है। इसके बाद एवरग्रीन बैचलर अमूल्य रतन हजारा को दिखाया जाता है। वो अब डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करते हैं। उनकी उम्र भी बहुत हो गई है, हालांकि उन्हें कम सुनाई देता है। इसी वजह से आज तक उनकी शादी नहीं हुई। सिर्फ इसी एक लौते कारण से बेचारे कुंवारे रह गए। अब कमोलिका को दिखाया जाता है, जिनके पति की मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु के बाद उनके बच्चे भी उन्हें देश में अकेला छोड़कर सब विदेश में सेटल हो गए हैं, और अब उनके सारे बच्चे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी माँ से बात करने का भी समय नहीं मिलता। ये बेचारी भी बहुत ही अकेली है। हालांकि वो लगभग रोज ही काफी देर तक जागती रहती है और अपने बच्चों से बात करने का इंतजार करती है, लेकिन कोई भी उसे समय निकालकर फोन नहीं करता। अब इस देश में वो बहुत ही अकेली है। उसके पास थोड़ी अच्छी बुरी बात करने के लिए भी कोई नहीं है। तो हमारी आज की ये कहानी अकेलेपन से भरी जिंदगी जी रहे इन्हीं 8 लोगों के बारे में है। तो दिलखुश ऐप इन सबको एक दूसरे के लिए मैच करवा देता है। वो सभी अपना अकेलापन दूर करने के लिए ही इसी ऐप पर अकाउंट खोलते हैं। हम देखते हैं कि तृषा का मैच बोधि से, ऋषि का पुष्पिता से, शक्ति बाबू का डॉली से
और अमूल्य रतन का कमोलिका से होता है। अब क्या ये लोग एक दूसरे को अपना हमसफर मानकर जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे या छोड़कर चले जाएंगे? यही अब देखने वाली बात है। तो ऐप पर मैच होने के बाद वो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। चूंकि तृषा का मैच बोधी के साथ हुआ था, इसलिए तृषा बोधी को वीडियो कॉल करती है। तृषा के इससे पहले कई रिश्ते हो चुके हैं, इसीलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बोधी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 साल के रिलेशनशिप के बाद ये पहली बार है कि वो किसी लड़की से इस तरह से बात करने जा रहा है। इसलिए वो थोड़ा नर्वस रहता है। तो वीडियो कॉल पर बोधी पहले कैमरा ऑन करने में भी शर्माता है, लेकिन तृषा के कहने पर वो कैमरा ऑन करता है और उनकी बातचीत काफी अच्छी होती है। इसके बाद अमूल्य रतन और कोमोलिका बात करते हैं। उन दोनों की उम्र अब लगभग 70 साल के करीब है। फिर भी उन दोनों के बीच अब भी कितना प्यार है, ये वो दोनों अच्छी तरह समझते हैं। इतने दिनों तक अकेले रहकर उन्होंने दिल के किसी कोने में जितना प्यार जमा करके रखा था, वो सब अब एक दूसरे के लिए जाहिर करने लगते हैं। इधर हमारी डॉली दास का मैच यात्रा पार्टी के विलन शक्ति कुमार के साथ होता है। मजेदार बात यह है कि डॉली और शक्ति एक दूसरे को पहचानते हैं। डॉली शक्ति के अभिनय की तारीफ करती है और इधर शक्ति भी डॉली के खाने की तारीफ करता है। एक फोन कॉल की बातचीत में ही उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए वो एक दिन बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं और आखिरकार ऋषि वीडियो कॉल पर पुष्पिता से भी बात करता है। जब पुष्पिता बात कर रही थी तब उसकी बिल्ली उसे बहुत परेशान कर रही थी, जो कि बिल्लियां आमतौर पर करती हैं। तो पुष्पिता अपनी बिल्ली को माम पुशी कहकर बुलाती है। ये सुनकर ऋषि उससे पूछता है कि माम पुशी कौन है, क्या वो तुम्हारी बेटी है? तब पुष्पिता थोड़ा हंसकर कहती है कि हाँ, वो मेरी बेटी ही है। ये बात सुनते ही बेचारे ऋषि का दिल टूट जाता है। अब पुष्पिता उसी वक्त कैमरे में अपनी बिल्ली को दिखाती है और कहती है कि ये देखो, इसका नाम है मामपुशी। ये देखकर तो ऋषि अब चैन की सांस लेता है, क्योंकि बेटी की बात सुनकर तो ऋषि का लगभग दिल ही टूट गया था। इधर डॉली अपनी बेटी पुतुल के पास आती है। पुतुल तब वीडियो गेम खेल रही थी। हाल ही में पुतुल का ब्रेकअप हुआ है, इसलिए उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती, वो भी बहुत अकेली रहती है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो निकल जाती है। इधर तृषा और बोधी को दिखाया जाता है। वो दोनों डेट पर आए होते हैं। बोधी तो बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहनकर एकदम सभ्य बाबू बनकर आया था। तो तृषा उसे इस तरह देखकर कहती है कि क्या बात है, डेट पर इस तरह क्यों आए हो? क्या कोई डेट पर ऐसे कपड़े पहनकर आता है? तब बोधी उससे कहता है कि दरअसल मैं इस मामले में बहुत ही नर्वस हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनकर आऊं। तब तृषा उससे कहती है कि नर्वस क्यों हो? इससे पहले तो तुम्हारा 5 साल का एक रिलेशनशिप था, तो नर्वस होने की क्या बात है? अच्छा, अब मुझे उसके बारे में बताओ। दरअसल इससे पहले बोधी ने तृषा को अपने इस रिलेशनशिप के बारे में बताया था, लेकिन अब बोधी अपने अतीत के इस रिलेशनशिप को भूलना चाहता है। इसलिए वो तृषा को इस बारे में सवाल करने से मना करता है। तो अब तृषा भी इस पर कोई और बात नहीं करती। इसके बाद हमें शक्ति और डॉली को दिखाया जाता है। पहली मुलाकात में ही देखा जाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है। दोनों एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, खाना वाना भी खाते हैं। एक मोबाइल ऐप के जरिए 2 हमसफर इस तरह से मिल सकते हैं, ये सोचकर शक्ति बहुत हैरान होता है। डॉली यहाँ शक्ति के लिए सब्जी बनाकर लाती है। शक्ति बाबू सब्जी खाकर बहुत ही तारीफ करते हैं। दरअसल डॉली के हाथ का खाना बहुत ही मजेदार होता है और वो वैसे भी फूड डिलीवरी का ही काम करती है। तो डॉली तब मजाक में शक्ति बाबू से कहती है कि कल फोन पर मैंने झूठ बोला था, आपकी एक्टिंग उतनी भी अच्छी नहीं है। शक्ति बाबू तब उससे कहते हैं कि मैंने भी झूठ बोला था, ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो काफी हद तक कौवे की बीट के जैसी लगती है। ये बात सुनकर तो डॉली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। वो कहने लगती है कि क्या आपने इससे पहले कौवे की बीट को खाकर देखा है, वरना स्वाद कैसे पता चलेगा? उसकी बात सुनकर तो शक्ति बाबू हक्के बक्के रह जाते हैं। अब इसके आगे वो और क्या ही कहते। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में काफी हंसी मजाक चलता रहता है। इसके बाद हमें ऋषि और पुष्पिता को दिखाया जाता है। वो दोनों शॉपिंग पर आते हैं। पुष्पिता तब ऋषि से कहती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे प्रदीप भट्टाचार्य के साथ तय कर दी है। तब ऋषि उससे कहता है कि भट्टाचार्य कॉर्पोरेशन के मालिक के बेटे के साथ? वो तो बहुत अमीर हैं, तो आप मेरे साथ क्यों हैं? उसी से शादी कर लीजिए, बहुत अच्छी रहेंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना ही अच्छी नौकरी, मैं बहुत छोटे मोटे काम करता हूँ, ये तो आप जानती ही हैं। तब पुष्पिता उससे कहती है कि हाँ, उस लड़के के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत नाम और शोहरत है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। उसका तो खुद का कुछ भी नहीं है। जितना भी पैसा और जो कुछ भी है सब उसके पिता ने किया है, उसने खुद तो कुछ भी नहीं किया। उससे ज्यादा तो तुम कितना कुछ कर रहे हो, तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़के हो।
इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर पुष्पिता ऋषि को अपनी बिल्ली से मिलवाती है, लेकिन ऋषि को बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए वो तुरंत खांसते खांसते वहाँ से तेजी से निकल जाता है। वहीं हम कमोलिका और अमूल्य को देखते हैं। कमोलिका तब उन्हें अपने बेटों के बारे में बताती है। वो सब अब उसे यहाँ छोड़कर विदेश में सेटल हो गए हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती है। उसके पास बात करने वाला भी कोई इंसान नहीं है। रतन बाबू तब उसे बताते हैं कि कम सुनने की वजह से वो भी अब तक अकेले हैं। किसी ने भी उनसे शादी करना नहीं चाहा और उनकी कान की मशीन भी अब पुरानी हो चुकी है, वो भी ठीक से काम नहीं करती और नई मशीन बहुत ही महंगी है, इसलिए वो नई मशीन खरीद भी नहीं पाते और इसी से किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। कमोलिका तब उन्हें कहती है कि फिर तो आपको कान में फुसफुसाकर बात करनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही रतन बहुत शर्मा जाते हैं और ये देखकर कमोलिका भी हंसने लगती है। रतन बाबू तब उन्हें कहते हैं कि मैंने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की। दरअसल मैं थोड़ा भोला भाला अजीब टाइप का हूँ, इसीलिए ठीक से बात नहीं कर पाता। तब कमोलिका बहुत खुश होकर कहती है कि मुझे तो आपका यही भोलापन ही अच्छा लगा है और ये बात सुनकर रतन बाबू भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें रात के वक्त डॉली को शक्ति बाबू से बात करते हुए दिखाया जाता है। डॉली सुबह कही बातों के लिए शक्ति बाबू से माफी मांगती है कि उनसे थोड़ा ज्यादा ही मजाक कर लिया था। शक्ति बाबू को भी उसका यही मजाक मस्ती बहुत पसंद आती है। उन्हें इन सब का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं तृषा और बोधी को दिखाया जाता है। तृषा को फोटो लेने के लिए पोज देना बहुत पसंद है, लेकिन बोधी ये सब ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए तृषा इस पर थोड़ा मजाक करती है। लेकिन मजाक करते करते तृषा अचानक बोधी के पिता को बीच में ले आती है, लेकिन बोधी के पिता तो अब जिंदा नहीं है, इसलिए ये बात बोधी को बहुत ही बुरी लगती है। इस वजह से वो वहाँ से नाराज होकर जाने लगता है। तृषा को भी एहसास होता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा ही मजाक कर दिया है। वो भी तो अपने माता पिता से दूर रहती है, इसलिए वो भी समझती है कि माँ बाप से दूर रहने पर कैसा लगता है, इसलिए वो अब बोधी को आवाज देती है, लेकिन बोधी तो वहाँ से नाराज होकर चला ही जाता है। इधर हमें पुष्पिता को दिखाया जाता है। रात के वक्त वो अपना कैंप शो शुरू करती है। वो हमेशा चेहरा छुपाकर ही अपना कैंप शो चलाती थी, लेकिन आज जब वो अपना कैंप शो शुरू करती है तो अचानक ही वेब कैम पर उसकी बिल्ली कूद जाती है। इसके कारण कैमरा घूम जाता है और पुष्पिता का चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर तो पुष्पिता बहुत डर जाती है और तुरंत ही अपना कैमरा बंद कर देती है। लेकिन कुछ देर ही सही, लेकिन वहाँ पर पुष्पिता का चेहरा दिख जाता है। इस वजह से पुष्पिता बहुत ही तनाव में आ जाती है और अगर ये बात किसी भी तरह से उसके घर वालों को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इधर ऋषि पुष्पिता को कई बार फोन करता है, लेकिन पुष्पिता तो बहुत ही टेंशन में थी, इसलिए वो फोन ही नहीं उठाती। अब अगले दिन पुष्पिता ऋषि से मिलने आती है, लेकिन वो ऋषि से ठीक से बात नहीं कर रही थी, इसलिए ऋषि उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तब पुष्पिता उसे बताती है कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि वो उसे मिल रही है तो वो उसे मार ही डालेंगे। इसीलिए पुष्पिता कहने लगती है कि मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। पुष्पिता ये भी बताती है कि मैं घर पर ये कहकर आई हूँ कि प्रदीप मुझे सरप्राइज देने के लिए मुझसे मिलने आया है। तब ऋषि बहुत मजेदार बातें करता है और पुष्पिता का मूड ठीक कर देता है। वहीं पिछले दिन तृषा के साथ बोधी की थोड़ी कहासुनी होने पर बोधी रात के वक्त तृषा से बात करता है और उन दोनों के बीच का रिश्ता फिर से अच्छा हो जाता है। तृषा को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए वो तृषा से मिलने के लिए बहुत ही स्टाइल से जाता है। इधर हम डॉली और शक्ति को देखते हैं। डॉली तब शक्ति से पूछती है कि बताइए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है। तब शक्ति थोड़ा सोचकर बताता है कि इससे पहले मैंने बहुत सारे शो किए हैं। मेरा शो देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते थे और पूरी गैलरी भर जाती थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद जब मैं बैक स्टेज पर जाता था तब मैं समझता था कि मैं कितना अकेला हूँ। बैक स्टेज में मुझे देखने वाला कोई नहीं होता था। ये सुनकर डॉली भी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद रतन बाबू और कमोलिका को दिखाया जाता है। वो एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। कमोलिका तब रतन बाबू को एक अच्छी कान की मशीन गिफ्ट करती है ताकि उन्हें थोड़ा ठीक से सुनाई दे। तो ये गिफ्ट पाकर रतन बाबू भी बहुत खुश होते हैं कि इतने दिनों में कम से कम किसी ने तो उनके बारे में सोचा। वहीं रात के वक्त शक्ति बाबू और डॉली एक साथ घर पर आते हैं। वो सारा दिन अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं। उन दोनों का वक्त अच्छा कटता है। उनकी हालत ऐसी है कि वो अब अपनी जिंदगी का भी मजाक उड़ाते हैं और वो दोनों ही इन चीजों का काफी मजा लेते हैं। तो इस तरह बात करते करते अचानक ही डॉली शक्ति बाबू को तुम कहकर बुला देती है। इस वजह से वो तुरंत ही उनसे माफी मांग लेती है, लेकिन शक्ति बाबू उसे तुम कहकर ही बात करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे रिश्ता गहरा होता है। तभी जाते समय डॉली शक्ति बाबू को किस करती है। इस पर तो शक्ति बाबू बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। शर्म से तो उनका मुंह लाल हो जाता है और मन ही मन में वो बहुत खुश भी होते हैं।
खैर, इसके बाद पुष्पिता को दिखाया जाता है। जिस बात का उसे डर था वही होता है। कैम शो की वेबसाइट से किसी ने उसका वो वीडियो डाउनलोड कर लिया होता है। हालांकि पुष्पिता ने बहुत ही जल्दी ये वीडियो हटा दिया था, फिर भी किसी ने ये वीडियो डाउनलोड कर लिया था और इसी वीडियो से वो पुष्पिता को ब्लैकमेल करने लगता है। वो पुष्पिता को धमकी देता है कि अगर पुष्पिता 20 लाख रुपए नहीं देती तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। ये देखकर पुष्पिता बहुत ही डर जाती है, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने पर उनके घर की इज्जत, मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा और उसके पिता उसे मार ही डालेंगे। इधर रात के वक्त कमोलिका रतन बाबू को फोन करती है। कमोलिका बहुत ही तनाव में थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उनके बेटे देश लौट रहे हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह से पता चल गया कि उनकी माँ इस उम्र में किसी के साथ घूम रही हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे। वो क्या कहेंगे? तब रतन बाबू कहते हैं कि सच में उन दोनों को अपनी उम्र भी तो देखनी होगी। ये बात सुनते ही कमोलिका फोन रख देती है। इधर पुतुल को अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है, इसलिए रात के वक्त जब उसकी माँ घर लौटती है तो वो अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपकी उम्र अब 42 साल है, क्या आपको इस बात का ख्याल है? क्या अब ये सब करने का वक्त है? तब डॉली उससे कहती है कि अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तब पुतुल उससे कहती है कि ये सब छोड़ दो माँ और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आपने तो तय किया था कि आप अपना बिजनेस बहुत बड़ा करेंगी, मुझे विदेश भेजकर कोडिंग सिखाएंगी, तो अब ये सब क्या कर रही हो? तब डॉली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अब मैं अपने सपनों का गला घोंटकर उन्हें नहीं मारूंगी। तब पुतुल कहती है कि बचपन में जब आप मुझे मेरे पापा के पास से ला रही थी, तब मुझे दिलखुश खिलाने के बजाय ट्रेन से धक्का देकर फेंक देती तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ऐसा करती तो मुझे अब ये सब नहीं देखना पड़ता। इस उम्र में तुम एक और आदमी के साथ घूम रही हो। तब डॉली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तेरा बाप तो एक जानवर था, उसने कभी मेरी कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं की और तू भी अपने बाप जैसी ही बनी है। ये सब सुनकर पुतुल भी बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ उन दोनों माँ बेटी के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। वहीं इधर हमें बोधी और तृषा को दिखाया जाता है। तृषा बोधी से कहती है कि ऐसे 2-3 डेट के बाद मैं गायब हो जाती हूँ। तब बोधी थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ एक लंबे समय के रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ और अब तुम ये बात कह रही हो। तब तृषा बोधी से कहती है कि हो सकता है कि आज तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, नई लग रही हूँ, रोमांचक लग रही हूँ, लेकिन कल जब मैं पुरानी हो जाऊंगी तब देखना तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगूंगी। उस वक्त क्या होगा बताओ? बोधी तब तृषा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि पुरानी हो जाने पर भी प्यार ठीक वैसा ही रहता है। हाँ, हालात बदलते हैं लेकिन प्यार में कभी कमी नहीं आती। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी तृषा कुछ नहीं समझती, समझना भी नहीं चाहती और फोन काट देती है। वहीं ब्लैकमेल का शिकार होने के बाद पुष्पिता भी ऋषि से ज्यादा बात नहीं करती। अब सबके बीच में इस तरह की दूरी आ गई है। सभी अब एक तरह से असमंजस में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी थोड़ी देर के बाद ही वो फिर से अपने हमसफर को याद करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पाएंगे। उनका सारा सुख एक दूसरे में ही छुपा हुआ है। कमोलिका सोचती है कि जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उनके बेटे में से कोई भी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए देश नहीं आया था, तो अब ऐसे बेटों के लिए वो क्यों अपने हमसफर के साथ ना रहकर खुद को तकलीफ दें। इसलिए वो रतन बाबू से मिलने आती है। उन्होंने तय किया था कि बुढ़ापे में वो एक साथ ही रहेंगे, इसलिए उनके बेटे जो चाहे कह सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमोलिका वहां आकर रतन बाबू को ये बात बताती है। तब रतन बाबू थोड़ा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपके बेटे क्या सोचेंगे बताइए। कमोलिका कहती है कि मैं इतना कुछ सोचना भी नहीं चाहती, इसलिए वो अब रतन बाबू को फ्लैट देखना शुरू करने के लिए कहती है। वहीं रतन बाबू भी बहुत खुश हो जाते हैं। इधर तृषा बोधी से मिलने आती है। क्लास 8th में पढ़ते समय तृषा का एक लड़के के साथ रिश्ता था। तृषा भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया था, इसलिए अब उसे लंबे समय तक रिश्ते में रहने से बहुत डर लगता है। बोधी तब तृषा से वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो कहती है कि उसे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर तृषा को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि अब शायद बोधी के साथ वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार पाएगी। उधर डॉली शक्ति बाबू से मिलने जाती है। डॉली स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती है। इस मामले में शक्ति बाबू उसकी हर तरह से मदद करते हैं और इससे डॉली भी बहुत खुश होती है। हालांकि शक्ति बाबू को अब उनकी दोस्ती से डर लगता है। वो डॉली को एक बार और सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से माँ और बेटी का रिश्ता खराब हो। लेकिन अब डॉली बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो अब इन सब बातों के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। वो अब सिर्फ अपनी खुशी की तरफ देखेगी। इस तरफ पुष्पिता ऋषि से मिलने आती है। पुष्पिता ऋषि से कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है। तब ऋषि कहता है, मुझे इनविटेशन देने आई हो?
अच्छा हाँ, खाने को थोड़ा मसालेदार बनवाना, बहुत जबरदस्त दावत होगी। लेकिन पुष्पिता बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मेरी शादी में खाना खाओगे? तब ऋषि कहता है तो क्या करूं, खाने के अलावा और क्या किया जा सकता है? पुष्पिता कहती है तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लेकिन ऋषि इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पुष्पिता के पापा ने अगर पकड़ लिया तो मार ही डालेंगे, क्योंकि उसके पापा बहुत ही पावरफुल हैं। तभी अचानक उसके फोन पर उसकी एक्स वाइफ का मैसेज आता है। उसने उसके नाम पर केस कर दिया है और बड़ी रकम की भी मांग की है, और अगर वो पैसा नहीं देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने आएगी। ये देखकर डर के मारे वो पुष्पिता के साथ भागने को तैयार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी हमें इस दिलखुश ऐप को बनाने वाले रॉबर्ट रॉय को दिखाया जाता है। ऑफिस में वो बहुत ही गुस्से में नजर आता है। इसके बाद रॉबर्ट लाइव आकर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है कि इस बार वैलेंटाइंस डे की रात को उनका ऐप हैक हो गया था, इसलिए तब जिन्हें भी मैच करवाया गया है वो कोई भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हालांकि एक शख्स बहुत ही खुश होता है और वो है पुतुल। तो इसके बाद हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुतुल और रॉबर्ट रॉय आइडिया टैंक के मंच पर अपनी डेटिंग ऐप दिलखुश का आइडिया देने आते हैं। तो इस पूरे दिलखुश ऐप के आइडिया का कॉन्सेप्ट पुतुल का था, लेकिन पुतुल अपनी बातें अच्छे से समझा नहीं पाती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई फंडिंग नहीं मिलती। लेकिन रॉबर्ट बाद में पुतुल को कोई क्रेडिट दिए बिना पुतुल का आइडिया कॉपी करके इस ऐप को लॉन्च कर देता है, और पुतुल इस बात से बहुत ही टूट जाती है कि उसकी इतने दिनों की मेहनत को कोई और अपने ही नाम से चला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी बोधी के साथ पुतुल का 5 साल का रिश्ता था। ऐप को लेकर ये घटना होने के बाद पुतुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और बोधी के साथ ब्रेकअप कर लेती है। बोधी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुतुल किसी भी हाल में ये रिश्ता रखने को तैयार नहीं होती। तो फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त वो ऋषि के साइबर कैफे में जाकर दिलखुश ऐप में मेलवेयर डाल देती है, जिसकी वजह से ऐप का एल्गोरिदम गड़बड़ा जाता है और ऐप परफेक्ट मैच की जगह गलत सलत मैच करवा देता है। पुतुल ने ये सब इसी प्लान के साथ किया था कि सब लोग सोचें कि ये ऐप एक स्कैम है और रॉबर्ट रॉय बर्बाद हो जाए। इधर पुष्पिता ऋषि के साथ भाग जाती है और ये बात पुष्पिता के पिता को भी पता चल जाती है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बेटी को ढूंढ निकाला जाए। इधर तृषा बोधी के बारे में बहुत सीरियस हो जाती है। वो बोधी से अभी शादी करना चाहती है, लेकिन बोधी शादी करने से पहले अपनी डॉक्टरेट पूरी करना चाहता है। लेकिन तृषा तो अभी बोधी से शादी करना चाहती है और ये बात तृषा बोधी के घर वालों को भी बता देती है। इधर शक्ति बाबू डॉली की रसोई में आते हैं। वहाँ वो डॉली की खाना बनाने के काम में मदद करते हैं। एक मौके पर शक्ति बाबू डॉली को किस करते हैं और कहते हैं कि पिछले दिन वाला लौटा दिया। तो उन दोनों का वक्त अच्छा बीतता रहता है। इसके बाद हमारे रतन बाबू को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास आते हैं। उनका लीवर डैमेज हो चुका है। हालत अब इतनी गंभीर है कि वो कितने दिन जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो 6 महीने भी जी सकते हैं या 1-2 साल भी। तो डॉक्टर के चैम्बर में वो बहुत मजाक करते हुए बता रहे थे। डॉक्टर तब उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई चिंता नहीं हो रही? रतन बाबू कहते हैं कि मुझे अब एक ही चिंता है, जब मैं मरूंगा तो क्या मेरे डेथ सर्टिफिकेट पर कोई साइन करेगा? तब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि देखिए, मजाक मत करिए, अगर आपका कोई करीबी है तो उन्हें इस बारे में बताइए। रतन बाबू उन्हें कहते हैं कि कोई करीबी तो नहीं है, लेकिन अब एक है, यानी वो कमोलिका की बातें कर रहे थे और ये तो हम सब भी जानते ही हैं। तो इसके बाद हम ऋषि और पुष्पिता को देखते हैं। वो भागकर कई जगह घूमते हैं और एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। इधर रात के वक्त शक्ति बाबू डॉली के घर आते हैं और डॉली के साथ गपशप करते हैं। वो दोनों बहुत हंस खुश होकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुतुल आ जाती है और वो अपनी माँ को बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगती है। डॉली कहती है कि वो मेरा गेस्ट है, तुम इस तरह उससे बातें नहीं कर सकती। पुतुल तभी घर के सभी लोगों को बुलाकर इस गेस्ट के बारे में बताने जा रही थी। तब शक्ति बाबू भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुतुल तो शक्ति बाबू को भी बुरा भला कहने लगती है। तब शक्ति बाबू वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बहुत दुख भी होता है। पुतुल का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके बाद वो उदास होकर एक जगह बैठे थे। तभी डॉली उनके पास आती है। शक्ति बाबू तब डॉली को अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बताते हैं, जो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। वो कहते हैं कि हम फिर से हार गए, लेकिन डॉली उन्हें फिर से हौसला देती है और कहती है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं? यहाँ उनकी सारी बातचीत वहाँ खड़ी पुतुल सुन लेती है। इसके बाद हमें कमोलिका को दिखाया जाता है। उनका बेटा उन्हें फोन करता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ अब किसी और आदमी के साथ रह रही है। ये सुनकर उनका बेटा बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि अभी कहाँ हूँ।
कमोलिका पहले झूठ बोलती है कि वो घर पर ही है। तब वो कहते हैं कि घर दिखाओ। तब कमोलिका उनसे कहती है कि तुम लोग तो सब सच जान ही गए हो, तो अब और क्या बताऊंगी। तब उनका बेटा कहता है कि अभी घर वापस आ जाओ, लेकिन कमोलिका घर जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ और उसी के साथ रहूंगी। तो उन दोनों के बीच की बातचीत रतन बाबू सुन लेते हैं कि उनकी वजह से माँ और बेटे के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। इधर ऋषि और पुष्पिता को दिखाया जाता है, वो अभी भी भागते फिर रहे थे। तभी पुष्पिता ऋषि से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी शादी तय नहीं हुई है। तब ऋषि थोड़ा हैरान होकर कहता है कि फिर तुम मेरे साथ भागी क्यों। पुष्पिता उसे बताती है कि मैं एक खराब साइट पर कैम शो करती थी। आमतौर पर मैं चेहरा छुपाकर ही शो करती हूँ, लेकिन उस दिन गलती से शो में मेरा चेहरा दिख गया और एक आदमी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। पैसे ना देने पर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। ये सब सुनकर तो ऋषि बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो पुष्पिता को बहुत ही बुरी बुरी बातें सुनाने लगता है। पुष्पिता कहती है कि मैंने डिप्रेशन की वजह से ये सब किया था। ऋषि तब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम जैसे अमीर लोगों को कैसा डिप्रेशन, एसी कमरे में सोते हो, पार्टियां करते हो, घूमते हो, और क्या चाहिए तुम्हें, इसके बाद भी तुम्हें डिप्रेशन होता है। पुष्पिता कहती है कि क्या तुमने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खुदकुशी करते देखा है। मेरा पिता अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मेरी माँ को अपने बिजनेस पार्टनर के बिस्तर पर भेजता था। ये सब बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। अगर मेरी माँ को प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाए तो मेरे कैंप शो करने में क्या गलती है। ये कहकर वो रोने लगती है। ऋषि भी समझ जाता है कि पुष्पिता बहुत ही डिप्रेशन का शिकार होकर ही ये सब कर रही थी, इसलिए वो पुष्पिता को गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इधर हम कमोलिका को देखते हैं। वो वीडियो ऑन करके अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने का नाटक करती है, ताकि रतन को लगे कि उसके बेटे के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। लेकिन रतन बाबू ने तो उस रात उनकी बातचीत सुन ली थी, इसलिए वो जानते थे कि कमोलिका झूठ मूठ का नाटक कर रही है, पर फिर भी वो ना समझने का नाटक करते हैं। इसके बाद ऋषि और पुष्पिता तय करते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जिससे लगे कि पुष्पिता का किडनैप हो गया है और वो पुष्पिता के पिता से फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए मांगेंगे और यही पैसे वो उस ब्लैकमेलर को दे देंगे। ऋषि कहता है हम 20 लाख रुपए नहीं बल्कि 40 लाख रुपए मांगेंगे। मुझे डिवोर्स के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। इससे पहले ऋषि ने पुष्पिता को ये सब नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, तो ये बात सुनकर पुष्पिता बहुत गुस्सा हो जाती है। तब ऋषि पुष्पिता को सब कुछ खुलकर बताता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई है और अब मुकदमा करके उल्टा तलाक के लिए 20 लाख रुपए मांग रही है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये सब सुनकर पुष्पिता शांत हो जाती है और ऋषि की बात भी समझती है। अब इसके बाद हमें पुतुल और बोधी को दिखाया जाता है। पुतुल बोधी से मिलने आती है। अब पुतुल बोधी को बहुत ही याद करने लगी है और अब उसके पास कोई नहीं है, इसलिए वो बोधी को फिर से रिश्ते में वापस आने के लिए कहती है। लेकिन बोधी अब उसके पास लौटने को तैयार नहीं है और वो लौटेगा भी क्यों। वो तो अब तृषा को लेकर सीरियस है। इससे पहले जब तृषा ने उससे शादी करने को कहा था तब वो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब वो तृषा से शादी करना चाहता है, इसलिए पुतुल के पास वापस आना अब उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी बोधी तृषा को मैसेज करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए जब तुम चाहोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। बोधी के रिश्ते में वापस ना आने पर पुतुल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पीकर घर लौटती है। उसकी माँ तब खाना खा रही थी, तो शराब पीकर नशे में धुत होकर वो अपनी माँ को बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगती है। ये सब सुनकर तो डॉली उसे घर से ही बाहर जाने को कहती है, लेकिन पुतुल को तब होश ही नहीं था, इसलिए वो गुस्से में खाने की थाली से ही डॉली के सिर पर वार करती है। तो इस चोट को पहुंचाने के साथ ही पुतुल को एहसास होता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी माँ से माफी मांगती है। लेकिन उसकी माँ वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी। इधर बहुत दिनों बाद बोधी और तृषा काफी घूमते हैं। पुतुल तब बोधी को बहुत सारे मैसेजेस करती है और उसके साथ रिश्ते में वापस आने की बात करती रहती है, लेकिन बोधी उसे इस तरह मैसेज करने से मना करता है। अब इधर रतन बाबू की हालत भी बहुत खराब होने लगती है, उन्हें खून की उल्टियां तक होती हैं, लेकिन वो इस बारे में कमोलिका को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि कमोलिका परेशान हो जाएगी। वहीं डॉली शक्ति बाबू के पास आती है। शक्ति बाबू डॉली के सिर पर बैंडेज लगा देते हैं। वो डॉली से कहते हैं कि क्या इस मामले पर एक बार और सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन डॉली अपने फैसले पर अटल रहती है। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर ही रहेगी।
इधर ऋषि और पुष्पिता एक वीडियो बनाते हैं जिसमें पुष्पिता किडनैप होने का नाटक करती है। वो अपने पिता से 50 लाख रुपए की मांग करती है। वो अपने पिता से तुरंत पैसे भेजने के लिए कहती है। उधर पुतुल शक्ति बाबू से मिलने आती है। वो अब अपनी गलती समझ चुकी थी, इसलिए अपनी गलती के लिए वो शक्ति बाबू से माफी मांगती है और उन्हें दिलखुश खाने को देती है। वो उनसे कहती है कि बचपन में जब मेरा मूड खराब होता था तो मेरी माँ मुझे दिलखुश खाने को देती थी। वो ये भी कहती है कि उसकी जिंदगी की असली मुसीबत ये दिलखुश ऐप है। तब शक्ति बाबू उसे कहते हैं कि इस ऐप ने ही तो मुझे सिखाया है कि कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। पुतुल कहती है ये ऐप मेरा है। ये सुनकर शक्ति बाबू बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इधर रतन बाबू कमोलिका को बता देते हैं कि उनका लीवर खराब हो गया है, वो अब और ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। कमोलिका तो ये सुनकर बहुत ही दुखी होती है। रतन बाबू तब उन्हें इस तरह दुखी होने से मना करते हैं और कहते हैं कि बीमारी हो गई है तो क्या हुआ, जिंदगी की इस उम्र में जो तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त बिता पाया हूँ मैं उसी में बहुत खुश हूँ। इधर पुष्पिता का भेजा हुआ मैसेज उसके पिता को मिल जाता है। तब उसके पिता पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि मेरे पैसों का कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉली और पुतुल को दिखाया जाता है। पुतुल ने अपनी माँ से माफी मांग ली होती है और उसकी माँ भी उसे माफ कर देती है। पुतुल तब एक सुपर हीरो की तस्वीर दिखाकर कहती है कि ये मैंने क्लास 5th में बनाया था, तब मैंने कहा था कि तुम मेरी सुपर हीरो हो। तब उसकी माँ कहती है कि तेरी सुपर हीरो अब उन सबको सजा देगी जिन्होंने तेरे साथ गलत करके तुझे मानसिक रूप से मुसीबत में डाला है। पुतुल कहती है कि मैंने तो बदला ले ही लिया है, अब आपको कुछ नहीं करना होगा माँ। तब उसकी माँ उससे कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ और मैं कुछ ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। पुतुल यहाँ अपनी माँ को गले लगाती है। वो बहुत खुश होती है। इधर बोधी और तृषा की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन तृषा ध्यान देती है कि बोधी थोड़ा खोया खोया रहता है। वो बार बार फोन पर किसी को मैसेज कर रहा है। बोधी आखिर किसे मैसेज कर रहा है और वो किन चीजों को लेकर परेशान है, ये तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। इधर डॉली अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो करती है। उसके शो में रॉबर्ट रॉय भी मौजूद होता है। शो के शुरू होते ही वो रॉबर्ट की सारी काली करतूतें उजागर कर देती है। वो सबके सामने रॉबर्ट रॉय को बहुत रोस्ट करती है। तो रॉबर्ट तब और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वहां का माइक बंद करवा देता है। लेकिन इसके बाद भी डॉली नहीं रुकती। वो जोर जोर से चिल्लाकर रॉबर्ट को बुरा भला कहने लगती है और अपनी बेटी के आविष्कार के बारे में सबको बता देती है, जिसे देखकर पुतुल भी काफी खुश होती है। इसके बाद ऋषि और पुष्पिता को दिखाया जाता है। वो एक पुल के नीचे पैसों का इंतजार कर रहे थे। तभी पुष्पिता के पिता वहां आते हैं और पैसा नीचे फेंक देते हैं। ऋषि जैसे ही पैसे लेने जाता है तभी पुलिस ऋषि को गोली मार देती है। एक एक करके कई गोलियां लगने के बाद ऋषि वहीं पर मर जाता है। पुष्पिता तो अपनी आंखों के सामने ऋषि को मरते देखकर बहुत सन्न रह जाती है कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसे ऋषि के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां ना रहकर किसी तरह से पैसे लेकर भाग जाती है, क्योंकि उसे उस ब्लैकमेलर को पैसे देने थे। हालांकि वो अपने पिता के पास वापस जाना नहीं चाहती है। इधर तृषा बोधी का फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इतने दिनों से पुष्पिता के उस वीडियो को लेकर बोधी ही पुष्पिता को ब्लैकमेल कर रहा था। ये जानने के बाद तो वो बोधी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब वो ये बात बोधी को बताती है तो बोधी उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। वो कहता है कि ये सब उसने उनके फ्यूचर के लिए किया था। उसने सोचा था कि कुछ पैसे मिलने पर वो उन्हें अपने भविष्य में काम में लाएगा, लेकिन अब वो पुष्पिता को ब्लैकमेल नहीं करेगा। वो ये सब छोड़ रहा है। तब तृषा बोधी को माफ कर देती है और वो शादी भी कर लेते हैं। शादी में बोधी की एक्स गर्लफ्रेंड पुतुल आती है और अपनी माँ के कहने पर वो उनकी शादी की गवाह बनती है, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, मूव ऑन करे और मजबूत बने। इधर डॉली अपनी स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी तरह से करने लगती है। वहीं शक्ति बाबू अब अपनी एक्टिंग से रिटायरमेंट लेकर डॉली की स्क्रिप्ट और मैनेजर की जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की और ना ही वो एक साथ रहते हैं, बल्कि उनका एक अजीब दोस्ती का रिश्ता है। और इस तरह रॉबर्ट रॉय की सारी धोखाधड़ी सामने आने के बाद वो अब बिल्कुल फकीर हो जाता है। दूसरी ओर पिता से लिए हुए पैसों से पुष्पिता ने अब अपना बिजनेस शुरू किया है। उसने वो दिलखुश ऐप खरीद लिया है और उसकी जिम्मेदारी पुतुल को दे दी है। वो भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश और अच्छी है। और इसके 1-2 साल बाद हम देखते हैं कि बोधी का अब एक प्यारा सा बच्चा हुआ है और वो अब अपने बच्चे को संभालने में काफी माहिर हो गया है। उसकी और तृषा की गृहस्थी अच्छी चल रही है। इसके बाद हम तृषा को देखते हैं। वो अब अलग अलग कपल का इंटरव्यू लेती है और इस तरह के दिलचस्प कॉन्सेप्ट चुनने की वजह से उसका यूट्यूब चैनल भी बहुत बढ़ रहा है। सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और आज वो रतन बाबू और कमोलिका का इंटरव्यू ले रही है।
त्रिशा तब रतन बाबू से पूछती है कि इस उम्र में ऐसी बीमारी के साथ एक साथ रहने से डर नहीं लगता, खो देने का डर? तब रतन बाबू उसे जवाब देते हैं कि प्यार के सागर में जब एक बार डुबकी लगा ली है तब कोई डर नहीं है, और इस उम्र में जब मेरी सोलमेट मेरे पास है तब और किस बात का डर। मुझे यकीन है कि कुछ भी हो जाए और कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो हमेशा मेरे साथ है और रहेगी जिंदगी के आखिरी दिन तक। और आखिर में वो कहते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के सारे प्यार इसी तरह अच्छे रहें। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये शानदार कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हाइप बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। और भाई दोस्तों, ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।